हेडिंग डाल लीजिए। Today's topic is chapter number 5, children and women in sports. बेसिकली इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा समरिकल पार्ट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जनरली पहले ये चैप्टर था, ये तीनों चैप्टर अलग अलग थे। इसके अंदर चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स अलग था, पोस्चर अलग था एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स अलग था। पर बाद में जब सिलेबस का कंबाइंड हुआ, सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हुए लास्ट ईयर, तो चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड पोस्चर को एक साथ कर दिया, फिर उसके साथ ही वुमेन एंड स्पोर्ट्स को कर दिया। अब ये तीन चैप्टर से मिलकर एक चैप्टर बना है। इसके अंदर इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है चैप्टर इतना कोई टिपिकल नहीं है कि आपको चैप्टर को समझने में या पढ़ने में कोई दिक्कत आए। बहुत इजी चैप्टर है और मैं इसको उसी तरह से लिखाऊंगा आपको कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में से चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, जो चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है, जैसे मोटर डेवलपमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट है, उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पोस्चर में से तो 110% एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। जैसे आपका कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाए या कुछ भी वो आता ही आता है एग्जाम के अंदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी बच्चे ने पूछा नोट्स की, तो नोट्स को मैं आपको क्लियर, चैप्टर नंबर 4 तो बेटा पढ़ाया ही नहीं मैंने, चैप्टर नंबर 10 था। नोट्स में आपको क्या दिक्कत आ रही है कैमरे में? सर सब ठीक है सर। अरे नहीं यार, मैं मुंह से बोल रहा हूँ यार, कोई और प्रॉब्लम आएगी तो मैं और पास कर दूंगा कैमरे को। देखिए मेरा कहना क्या है, लास्ट चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और रिवाइज करा देंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लिखने वाली बात है, ये अगर मैं आपको आज क्लियर कर दूं, अगर कोई इसके अंदर चैट इधर उधर आती रही तो मैं क्लास में से रिमूव करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आ गया है कि आप अगर चाहो तो आप इनको बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर सर। हाँ भाई, सर सबकी चैट सर प्राइवेट कर दो ना सर, इधर क्या स्क्रीन पे चैट्स आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। या तो आप प्राइवेट कर दो या फिर बच्चों को बोल दो कि वो प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट हो गया है भाई, प्राइवेट हो गया। सर आप ही कर दो। अरे मेरे को ऑप्शन बता कहाँ से होती है, मैं करता हूँ। अरे प्राइवेट हो गई है सर, हो गई है प्राइवेट। सर हो गई है। तो करो पहले, बिना देखे बोलने लगते हो। हाँ सर आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, कोई बात नहीं। सर अपना वीडियो स्पॉटलाइट कर दो सर। होगी शायद मेरे साथ हो गया सर, हो गया। डिसेबल हो गई। चालू करिए। डिसेबल हो गया सर, इनेबल कर दो सर। अपना वीडियो स्पॉटलाइट कर दो भाई। एक अभी रुको, आप मैं म्यूट वाला और कर दूं। सर अभी म्यूट मत करिए, फिर चैट भी ऑन नहीं सर है। अपना वीडियो। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर मैं बात कर रहा था। अगर आप इस चीज का थोड़ा बहुत विश्वास रखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको, मेरे से आप कॉल करके बात कर लीजिए, जो भी दिक्कत आएगी। कल एक दो बच्चों के कॉल आए, उनको जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। अब यहाँ बात आ रही थी नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको कहा कि रेजोनेंस से भी आपको प्रोवाइड होंगे, मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्सों की, नोट्सों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं आपको इसलिए ज्यादा इजी लैंग्वेज के अंदर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप अपना सेल्फ से उसको राइट डाउन कर सके, आप लिख सकें।
आप बुक से कितना लर्न कर लेंगे, आप उसको टॉपिक को अगर क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए मैं आपको इसके अंदर से बता रहा था। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, लिखा मोटर डेवलपमेंट। डेफिनेशन लिखिए मोटर डेवलपमेंट की। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस movements of a child, the development of various movement of a child since birth is called motor development. The development of various movement of a child, the development of various movement of a child since birth is called मोटर डेवलपमेंट। जनरली मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ से लेके जब तक जब वो बड़ा होता है, एडोलसेंट होता है, उससे पहले जो भी इन्फेंसी पीरियड आते हैं, उसके चाइल्डहुड पीरियड आते हैं, उसके बचपन से जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, जैसे उसको मूवमेंट्स की ग्रोथ होती है, इसमें स्ट्रेंथ भी आती है, स्पीड आती है, उसके मसल्स की भी डेवलपमेंट होती है, ये सब क्या होता है, उसका एक मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मोटर डेवलप टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ये हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। लिख लिया बच्चों? अब इसके अंदर फर्स्ट लिखिए ये लिखिए, देखिए टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखा थी मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या थी? द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड, द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड सिंस बर्थ इज कॉल्ड टू मोटर डेवलपमेंट, है ना? सिंस बर्थ इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके बाद अपन ने हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब इस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या क्या आप लिख लीजिए। फॉर लार्ज मसल्स, फॉर लार्ज मसल्स, और फाइन क्या क्या लिखिए फॉर स्मॉल मसल्स। ठीक है बच्चों, फॉर लार्ज मसल्स ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है, फाइन क्या है स्मॉल मसल्स। ये इसको जो मैंने लिखाया इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर लार्ज मसल्स ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर आपकी लार्ज मसल्स डेवलप होती है, जैसे आपकी लेग्स मसल है, शोल्डर्स मसल्स है, जो आपकी बड़ी मसल्स है जिनसे आपको बड़े मूवमेंट, जो आपके बड़े मूवमेंट्स में काम आती है, वो सब क्या होती है आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर आपकी स्मॉल मसल, जैसे फिंगर मसल्स है, ये जो चीजें, जैसे बच्चा राइटिंग करना सीख रहा है, ये सब उसका क्या होता है, ड्राइंग करना सीख रहा है, ये सब क्या होता है उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट। समझ में बच्चों? ये होता है टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर आता है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के अंदर यहाँ ये जो टॉपिक है इसको समझने की बात है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के अंदर है क्या? मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन 3 एज के अंदर आपके 3 स्टेजेस में आपका कंप्लीट होता है या कंडक्ट होता है। फर्स्ट होता है इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हुआ 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर और लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर। ये नोट कर लीजिए आप पहले। नोट कर लिया बच्चों? नोट हो गया? मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर एंड लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर। नोट कर लिया सब बच्चों ने? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर है आवाज? Yes, sir.
यस सर यस सर यस सर यस सर क्लियर है यस सर चैट डिसेबल्ड है सर, आप ये सर चैट ऑन कर दीजिए। होस्ट तो म्यूट कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। आई एम सीनियर फैकल्टी इन सीबीएसई बोर्ड, बट मैं आप सबको फिर भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने आप सबको अनम्यूट इसलिए कराया है क्योंकि आप सब बच्चे पढ़ने वाले, बार बार बीच में अगर अपन छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना तो अपन इसको कोर्स को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को, मुझे बताया आप लोग फिजिकल के अंदर बहुत कम टाइम देंगे, तो मैं आपको उसी तरह से, उसी सिस्टम से, उसी लैंग्वेज से एक एक चीज आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। तो आप, अब मैंने आपको अनम्यूट इसलिए कराया है कि सब बच्चे ठीक है पढ़ने वाले, अब आप जबरदस्ती कमेंट और बातें ना करें, ठीक है? यस या नो में आंसर दें। ये बेटा नोट कर लिया सबने? मोटर लेट चाइल्ड, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, अब इसको समझिए, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर है, लेट चाइल्डहुड होता है 11 to 12 ईयर। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है? व्हाट इज द अर्ली चाइल्डहुड? जब जैसे बच्चा, जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद 3 to 6 ईयर तक जो उसका होता है, सुनते जाइए बच्चे, जो उसका मोटर डेवलपमेंट होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसके अंदर बच्चे के जो मूवमेंट होते हैं इतने परफेक्ट नहीं होते, इतनी उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। बट फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रॉपर होती है, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी मूवमेंट की उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये तो होता है उसका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। सेकंड आता है मिडिल चाइल्डहुड, जिसके अंदर बच्चे के मूवमेंट जो होते हैं उनमें परफेक्शन आता है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है, उसकी स्पीड भी बढ़ती है, मतलब उसका ग्रोथ जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो होता है उसका मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड की एज है 11 to 12 ईयर, मतलब 11 to 12 ईयर के अंदर बच्चा इतना परफेक्ट हो जाता है कि आप उसको किसी भी स्किल के लिए या किसी भी गेम के अंदर आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर क्यों आपको फोकस करा? आपने देखा होगा आज लोग ग्राउंड में लेके चले गए, सुना है सर आपकी आवाज? छोटे छोटे बच्चों को सर ग्राउंड में आवाज लैग कर रही है। यस सर। अब हो जाएगा, हो गया, ठीक है? छोटे छोटे बच्चों को ग्राउंड में ले जाते हैं। अब उन बच्चों को उस टाइम पे, जैसे बच्चा 6 ईयर का है, 7 ईयर का है, 10 ईयर का है, तो उस ईयर उस टाइम पे उसको स्किल सिखाने की रिक्वायर्ड नहीं होती। उस टाइम पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी फिजिकल एबिलिटी डेवलपमेंट करने की रिक्वायर्ड होती है, स्किल सीखने की। 11 to 12 ईयर का बच्चा अगर स्किल सीखेगा तो आप ये मानिए वो बहुत ही परफेक्शन से सीखता है, और वो होता है वो भी। सर म्यूट कर दो। म्यूट कर दो आपको। सर म्यूट कर दो सबको। चाइनीज नहीं है, म्यूट कर दो। चैट चालू सर म्यूट कर रिमूव कर दो सर। किसी एक को अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दो सर। एक को अनम्यूट कर दो। सर किसी एक को सर को होस्ट बना दो, वो निकाल देगा इनको। चलो ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, तीनों स्टेजेस क्लियर होगी कि तीनों स्टेजेस में क्या क्या होता है, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग आता है अपना फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। देखिए अब आप इसके बोलो सर आप इसके नोट्स दे दो, नोट्स तो आपको मिलेंगे, आ जाएंगे आपके पास, जो भी है इसके अंदर बुक के अंदर भी दे रखा है, पर मैं बिल्कुल इजी लिखा रहा हूँ।
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मोटर डेवलपमेंट आपका इफेक्ट होता है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखाऊंगा, उनको चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में हर बच्चा अपने आप एक्सप्लेन कर सकता है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं, एक बार रीड करके। फिर भी अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए आप मुझसे कॉल करके डिस्कस कर लें, ठीक है। फर्स्ट लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट में हेरिडिटी, लिखिए हेरिडिटी। फर्स्ट लिखिए हेरिडिटी, सेकंड लिखिए एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड लिखिए फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी लिख दिया, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, और एक और लिख लीजिए अपॉर्चुनिटीज, एक और लिख लीजिए अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। जैसे आपने मान लीजिए हेरिडिटिकल लिखा, तो पर्टिकुलर कोई हेरिडिटिकल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे के भी इस तरह की डिजीज आ जाती है, तो वो हेरिडिटिकल प्रॉब्लम में के अंदर आते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसे कोई पोस्चर में प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत होगी तो उसका मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे बचपन के अंदर नहीं करते, जैसे स्टार्टिंग एज के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ के कोई वर्क नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने का चांस नहीं मिलता, तो उन सबका मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। तो इस तरह के आपको इन पॉइंटों के अंदर डिस्क्राइब करने, बस और कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको एक छोटा सा एक पॉइंट और है, मैं नोट करा देता हूं, एक और लिखिए, इसके बाद पॉइंट लिखिए, वो आपको बुक में से रीड करना है, ठीक है। लिखिए एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिखा, एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या है, एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस आपको जो डिफरेंट स्टेज है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है नोट कर लिए, स्टेजेस नोट करिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो नोट करिए। फर्स्ट लिखिए इन्फेंसी, सेकंड लिखिए चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फर्स्ट लिखिए इन्फेंसी, सेकंड लिखिए अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड लिखिए लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ लिखिए एडोलसेंस, एडोलसेंस लिखने के बाद एडल्टहुड।
लिखा बच्चों? उसके बाद लिखिए एडल्टहुड। अगेन रिपीट, फर्स्ट इन्फेंसी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस है ये। फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है लेट चाइल्डहुड, एंड फोर्थ है एडोलसेंस, एंड फिफ्थ है एडल्टहुड। ठीक है, तो ये आपकी आपको इसके अंदर एक बार रीड करना है। रीड करना केवल क्या रीड करना है कि एक्सरसाइज की किस स्टेज के अंदर किस तरह की एक्सरसाइज की गाइडलाइन है, कि भाई इस स्टेज के अंदर इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इस स्टेज के अंदर इस तरह की करनी चाहिए, इस स्टेज के अंदर इस तरह की करनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन आपको एक बार बुक के अंदर रीड करनी है। ठीक है, ये बुक में से रीड कर लेना, बिल्कुल इजी है। केवल 5 स्टेजेस हैं आपकी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो आपको केवल एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस इसके अंदर ये देखनी है कि किस स्टेज के अंदर किस तरह की अपने को एक्सरसाइजेस इसके अंदर करनी चाहिए, क्या गाइडलाइन होती है उस स्टेज के अंदर करने की। जैसे ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को थोड़ी कि आप उसको जिम एक्सरसाइज करा देंगे इन्फेंसी के अंदर कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड दे। उसके लिए अलग तरह की एक्सरसाइज होंगी, जैसे सिंपल वॉकिंग करा दी, थोड़ा बहुत उसके बच्चे के साथ के लिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ अभी बहुत छोटी होती है ना। थोड़ी बहुत ही वॉकिंग कर सकता है इतना छोटा बच्चा, या थोड़ा बहुत चलना भी धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट करते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है 3 to 7 ईयर के अंदर, तब उसको धीरे धीरे आप अपने साथ रनिंग कराते हैं, थोड़ा बहुत उसको और चलाते हैं और मूवमेंट परफेक्ट कराते हैं। कभी थोड़ा बहुत उसके साथ जब बच्चा कूदता भी है, खेलता भी है, तो वो इस तरह से डेवलप होता है। तो पर्टिकुलर इन स्टेजेस के अंदर क्या गाइडलाइंस है, ये एक बार आप उसके अंदर जरूर रीड कर लेना। इसको बेटा मार्क कर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, अब अपन आते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कौन सा पार्ट है? कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो आप हमें उन चैप्टर के अंदर, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इसके अंदर आपके टोटल 7 डिफॉर्मिटीज है, और उन 7 डिफॉर्मिटीज के लिए आपको मैं भी लिखवाऊंगा उन डिफॉर्मिटीज को, और कैसे उसको लिखना है आपको, और कैसे उसको एग्जाम में आंसर देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको उसी तरह से आंसर को इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को उसके अंदर जो लिखाना है वो मैं उसके अंदर बताता जाऊंगा। पहले मैं लिखा देता हूँ बोर्ड के ऊपर। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के अंदर फर्स्ट है देखिए, फर्स्ट आपकी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के अंदर होता है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्काइलोसिस। कौन सी है? फर्स्ट 3 है काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्काइलोसिस। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं। तो अनम्यूट के बाद जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, क्योंकि इनके आंसर में इसी तरह से लिखाऊंगा जैसे आपको एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं। प्लीज नोट डाउन काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्काइलोसिस।
kyphosis, lordosis and scylosis. ठीक है, लिख लिया? काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्काइलोसिस, इन तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और उसके आगे लिख लीजिए रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। चैप्टर 5 का पीडीएफ सर। बेटा आ जाएगा, सुनो, चैप्टर 5 का पीडीएफ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं जितना लिखा रहा हूँ उस पीडीएफ से ज्यादा ही लिखा रहा हूँ। सर वो फैक्टर डेवलपिंग मतलब मोटर डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज में क्या लिखना है? अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या होता है, जैसे कई बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कई बच्चों को तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, कई कैसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चांसेस ही नहीं मिलते, तो अपॉर्चुनिटी मिलती चीजों में पार्ट लेने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी में, इन सब में। सर इन्फेंसी का मतलब? ओके सर। इन्फेंसी का मतलब? इन्फेंसी होती है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की जो एज होती है ना, इन्फेंसी पीरियड। सर और इन्फेंसी की स्पेलिंग INFANCY है ना? हाँ जी। अब मैं इसके ऊपर पोस्चर के ऊपर बात करूं? यस सर। अच्छा, देखिए मैंने आपको अनम्यूट इसलिए कराया है क्योंकि आप सब, मेरे को इतना विश्वास है कि मैं जितने इजी से आपको करा रहा हूँ, आप 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी लाने के अंदर मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो है बेटे, जिसके पास बुक नहीं है वो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई किसी के पास बुक नहीं। अरे मैं सब PDF करा है दूंगा, ना? इनके ऊपर क्या डिस्कशन करो। मेरे पास भी नहीं। अरे मैंने आपको भेज दिए ना वो सारे बुक के, वो एक 5th चैप्टर है, वो भी भेज दूंगा। सुनो, यस सर, हम लोग के पास है पीडीएफ, आपने भेजे। भाई अभी सुन ले सर क्या बोल रहे हैं, भाई अभी सुन ले। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इधर फोकस करो, बातें नहीं। ठीक है, हमने लिखा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्काइलोसिस। ये 3 डिफॉर्मिटीज आपकी होती है रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आई बच्चों बात? आपको मैं आज मतलब इतना इस पे थोड़ा बहुत इतना तो श्योर हूं कि टोटल 7 डिफॉर्मिटीज है। 7 कौन सी है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्काइलोसिस रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आती है नॉकनी, बॉल हेड, राउंड शोल्डर एंड फ्लैट फुट। ये 7 डिफॉर्मिटीज है। मैं आज आपको मतलब इसके अंदर कितना श्योर कर सकता हूँ कि इन डिफॉर्मिटीज के ऊपर से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है और वो 5 मार्क्स के अंदर होता है। इन डिफॉर्मिटीज को लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस तरह की डिफॉर्मिटीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आती क्या है, और आपको एग्जाम के अंदर भी कैसे लिखना है। मतलब जो मैं लिखाऊंगा उसके अंदर आपको कहीं से कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखा दूंगा वो फाइनल है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट आपने लिखा काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस में क्या होता है, जो आपकी बैकबोन है बैक साइड की तरफ एक्सटेंड होती है, इस तरह का पोस्चर होता है। अपन बोलते हैं ना कई बच्चों को कुबड़ निकल जाना, मतलब बैक साइड पीछे की तरफ, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये है, ये पीछे की तरफ। ठीक है, लॉर्डोसिस में मतलब अपन बोलते हैं ये बैकबोन के फ्रंट साइड की तरफ, आगे की तरफ होती है, उसको अपन ये भी बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ हिप जॉइंट्स। लॉर्डोसिस क्या होता है, लिख लीजिए। काइफोसिस के आगे लिखिए बच्चों, बेंडिंग ऑफ बैकबोन, बेंडिंग ऑफ बैकबोन। लॉर्डोसिस में लिखिए बेंडिंग ऑफ हिप जॉइंट्स। लॉर्डोसिस में लिखिए बेंडिंग ऑफ हिप जॉइंट्स, और स्काइलोसिस में लिखिए बेंडिंग वन साइड ऑफ द बैकबोन, बेंडिंग वन साइड ऑफ द बैकबोन। लिखा बच्चों? यस सर। है ना? हाँ, अब इसको एक मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जैसे आपके आ गया शॉर्ट नोट ऑन, लॉर्डोसिस है है ना, शॉर्ट नोट ऑन काइफोसिस।
ठीक है, काइफोसिस का आपको शॉर्ट नोट है, तो आपके सबसे पहले प्रोसेस है। बेंडिंग ऑफ द बैकबोन, जैसे उसमें बैकबोन क्या होता है, बैक साइड की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, इस तरह से पीछे, इस तरह से पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, लॉर्डोसिस में ये बैकबोन फ्रंट साइड की तरफ, आगे की तरफ रहता है, और स्काइलोसिस में लेफ्ट या राइट किसी एक साइड के अंदर ये एक्सटेंड होता है। कई लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वो स्काइलोसिस का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब अपन हेडिंग डाल दीजिए काइफोसिस। मैं काइफोसिस को ऊपर लिखा रहा हूं, उसी तरह से आपको एग्जाम में भी काइफोसिस को लिखना है। लिखिए काइफोसिस। सर थर्ड वाले में क्या लिखना था? स्काइलोसिस में बेंडिंग वन साइड ऑफ द बैकबोन। स्कैलोसिस में क्या होता है? बेंडिंग वन साइड ऑफ द बैकबोन। ये बंद करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। नेटवर्क वीक है। सर ये कृतिका करो की कोई भाई, है? मत करो यार। मैं एक बार वैसे लिखा टाइम दूं, है। फिर भी करूंगा नहीं दूसरा। म्यूट, नहीं म्यूट। सर को कृति कर रहा है। आधा म्यूट करना है मेरे को, सही कह रहा है। अच्छा बच्चों, काइफोसिस हेडिंग डाल दिया? यस सर। यस सर। यस सर, डाल दिया। यस सर। अब अपन एग्जाम के अंदर जब अपन इसको लिखेंगे काइफोसिस को, तो हम काइफोसिस को कैसे लिखते हैं? आपने हेडिंग डाला काइफोसिस, काइफोसिस को हमने एग्जाम के अंदर लिखा। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, बेंडिंग ऑफ द बैकबोन। ये तो हो गया। काइफोसिस क्या है? बेंडिंग ऑफ द बैकबोन, या एक्सटेंड बैकबोन, एक्सटेंड द बैक साइड, दैट्स कॉल्ड टू काइफोसिस। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद बच्चों, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनते जाओ। फर्स्ट नंबर पे अपन ने क्या लिखा? उसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद लिखिए कॉजेज ऑफ काइफोसिस। हेडिंग डाल दीजिए कॉजेज ऑफ काइफोसिस। कॉज ऑफ काइफोसिस। यस। ठीक है, अब कॉजेज के अंदर फर्स्ट लिखिए इम्प्रॉपर डाइट। फर्स्ट नंबर लिखिए इम्प्रॉपर डाइट। लिखा? यस सर। इम्प्रॉपर डाइट के बाद सेकंड नंबर पे लिखिए इम्प्रॉपर एनवायरमेंट। सेकंड लिखिए इम्प्रॉपर एनवायरमेंट। यस सर। ठीक है, यस सर। थर्ड नंबर में लिखिए वीक मसल्स। सर थर्ड क्या है? वीक मसल्स। ये तीनों क्या है? ये कॉजेज है बेटा। कॉजेज के अंदर लिखिए फर्स्ट नंबर पे अपन ने लिखा इम्प्रॉपर इम्बैलेंस डाइट, सेकंड नंबर पे इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, थर्ड नंबर पे लिखा वीक मसल्स। डायरेक्टर लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। और एक उसके अंदर लिखिए एक और इसके अंदर मैं लिखाता हूं आपको, एक और इसका बहुत इजी एक टॉपिक है, वो और लिखा देता हूं मैं। कितने अपन ने लिखे? इम्प्रॉपर डाइट, इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट और वीक मसल्स। तीन ही लिखे ना? यस सर। यस सर, तीन ही लिखे हैं। हाँ, और एक इसके अंदर और लिख लीजिए यार। क्या?
एक लिखिए फर्नीचर, क्या सर? क्या बोले सर? अनसुटेबल फर्नीचर। वो पहले मेरे गलत मैंने प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, इम्प्रॉपर नहीं है, अनसुटेबल फर्नीचर। क्या बेटा? हाँ, एक और लिखा रहे हैं, एक और लिखिए कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर। कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर, ये अब कितनी होगी बच्चों? 5 पाँच 5 है ना? 5 हाँ, अब देखिए एग्जाम में आपको इनको अलग से कोई डिस्क्राइब नहीं करना। फर्स्ट नंबर पे आपने लिखी डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे आपने लिखे कॉजेज ऑफ काइफोसिस 1 2 3 4 5। अब इसके बाद नीचे हेडिंग डाल दीजिए प्रिवेंशन ऑफ काइफोसिस। सर ये इनप्रॉपर इन्वायरमेंट में क्या कॉजेस होता है सर, ये क्यों होता है सर? अरे बेटा एक मिनट में इसको पूरा करा दो फिर तेरे को बता दूंगा ना यार, एक बार मैं लिखा दूं बेटे। ओके सर। प्रिवेंशन ऑफ काइफोसिस। प्रिवेंशन ऑफ काइफोसिस लिखा? यस सर। प्रिवेंशन ऑफ काइफोसिस के अंदर इनके अंदर जो आपने कॉजेज में इतने पॉइंट लिखे 5 पॉइंट, इसमें से 2-3 पॉइंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ काइफोसिस। देखिए हो जाएगा ना? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग मसल, सुटेबल फर्नीचर, है ना? तो ये अपने को ऐसा नहीं करना कि पूरे जितने अपने कॉजेज दिखे उतनी प्रिवेंशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 5 अपने कॉजेज दिखे तो 3 या 3 या 4 उसके अंदर आप प्रिवेंशन कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद लास्ट पेपर लिखेंगे करेक्टिव मेजर्स। लिखिए रेमेडीज एंड तो बताओ। है बेटे? कुछ पूछा है बेटे? प्रिवेंशन सर प्रिवेंशन बता दो। प्रिवेंशन ही तो बेटा मैंने बताया ना, प्रिवेंशन जो आपने कॉजेज लिखे हैं ना, हेलो, हाँ उसके अपोजिट प्रिवेंशन तो होंगे। ओके सर। जैसे प्रॉपर डाइट है, सुटेबल फर्नीचर हो गया। सर अनसुटेबल फर्नीचर मतलब समझे नहीं। अरे भाई टेबल चेयर अपना पोस्टर, ढंग का टेबल कुर्सी नहीं यूज करोगे तो नहीं, अनसुटेबल फर्नीचर का देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर करना जरूरी है, अब 2 मिनट रुक जाओ। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर भी मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ, भी एक बच्चे ने इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट का भी करा था अपने आप प्रॉपर टाइम है, मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट ऐसा होता है जैसे बच्चे के, कोई बच्चा है जैसे उसके ग्रोथ कम है या वो वीक है, और उसको अगर इस तरह का एनवायरनमेंट मिल गया, जैसे थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने लग गया है या फिजिकल एक्टिविटी करता है, एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है, तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है? अब जैसे अपने को पता ही नहीं कि है ना, उसको कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला जो फैमिलियर, उसका एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो बच्चे का जैसे सिटिंग पोस्चर है ना, सिटिंग पोस्चर पे वो या जब स्टैंडिंग पोस्चर, जब भी वो खड़ा हो रहा है तो यूं करके खड़ा हो रहा है, या सिटिंग कर रहा है तो भी बिल्कुल यूं बैंड हो जाता है, तो वो सब चीजों के ऊपर ध्यान देता है। इस तरह का एक एनवायरमेंटली उसको कोई सपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह की डिफॉर्मिटीज होती है, ठीक है? अब आपने पूछा अनसुटेबल फर्नीचर, मैंने अनसुटेबल फर्नीचर क्यों लिखा है कि मान लीजिए काइफोसिस होने का एक कारण क्या होता है? आपका सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर का प्रॉपर नहीं होना। तो सिटिंग पोस्चर, आप फ्लोर पे तो नहीं बैठेंगे, आप बैठेंगे फर्नीचर पे। कई बार क्या होता है, ऐसा फर्नीचर होता है आपको बिल्कुल आप यूं करके बैठ गए या बिल्कुल झुक के बैठे, आप स्ट्रेट होके बैठे, या आपको उसके ऊपर बैठने में कंफर्ट नहीं हो रहा, तो बच्चे उसमें बैठे रहते, तो धीरे धीरे उस तरह का ही वो पोस्चर की क्रिएटिविटी हो जाती है, ठीक है बच्चों? ओके थैंक यू सर। सर इनप्रॉपर एनवायरनमेंट में थैंक यू सर। पोल्यूशन नहीं आएगा? नहीं बेटा, पॉल्यूशन इसके अंदर देखो, मेरी बात सुनो, मैंने ये बात मानी, मैंने ही कहा है आपको वे ऑफ द सिस्टमेटिक राइटिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कॉपी को भरते ही रहे बोर्ड की कुछ भी लिख के, ठीक है ना? आपने रिलेटेड लिखना है, जैसे पॉल्यूशन, मतलब इसके पॉल्यूशन का कोई ऐसा पार्टी प्रॉपर एनवायरनमेंट। सर पोल्यूशन आएगा तब तो दिल्ली में सबको काइफोसिस होगा। फिर तो ये मतलब इस तरह का पेपर हो जाएगा ना, जैसे इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, बच्चे को इसका फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा मिल गया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये इस तरह की बात आती है बेटे, ठीक है? घर का माहौल, हाँ ये वेरी गुड, घर का और सोसाइटी का, ठीक है?
अब लिखिए बच्चों करेक्टिव मेजर्स, रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स। लिखा बच्चों? यस सर। रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स के अंदर लिखिए, फर्स्ट लिखिए स्विमिंग इज रिकमेंडेड। लिखिए बच्चों स्विमिंग इज रिकमेंडेड। लिखा? यस सर। यस सर। सेकंड नंबर पे लिखिए परफॉर्म चक्रासना। परफॉर्म, सर क्या? मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुको। परफॉर्म चक्रासना, CHAKRASANAS, CHAKRASANAS, परफॉर्म चक्रासना। आगे बोलिए। थर्ड लिखिए परफॉर्म धनुरासना। परफॉर्म धनुरासना, DHARURASANA। यस सर। परफॉर्म धनुरासना के बाद एक और लिख लीजिए एक्सरसाइज विद वॉल बार। एक्सरसाइज विद वॉल बार, वॉल बार। बॉल बार। क्या? स्पेलिंग रिपीट। स्पेलिंग हैंगिंग एक्सरसाइज सुनी है क्या आपने? यस सर। यस सर। हैंगिंग एक्सरसाइज कौन सी यस सर। यस सर सुनिए। सर आप म्यूट हो गए। रॉड्स सर आप लटक म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट। हम आप अगर लटकते हैं सर। अरे वॉल बार यार, अच्छा वॉल ओके। की डंडा रॉड में पकड़ तो के बोल लटकना। सकते हो। एक्सरसाइज सर विद वॉल बार या बार। रॉड ना। सर ये आसना क्या होता है सर, करके बताइए ना। क्लास में एक्सरसाइज ही करना रहूंगा तो क्लास कब होगी? ठीक है, तो सर अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल कब होगा ये सर? तो नहीं दिखाना ये तो बस पड़ेगा ना थ्योरेटिकल बता रहे हैं। आपकी जब प्रैक्टिकल में। क्लास स्टार्ट होगी ना, आप सबके कोटा में ही एडमिशन है ना? यस यस सर। मेरा तो कोटा में ही है। नो सर, सर। yes sir, no sir। ये सर प्रैक्टिकल कोटा नहीं में बताया सर, कोटा सर। में। ओके। प्रैक्टिकली आप जैसे मतलब वॉल के बिल्कुल ये स्ट्रेट कोई बार लगी हो, आपने जंप करके पकड़ा, वॉल बार एक्सरसाइज करी ताकि आपके बैक के ऊपर उसका वॉल का प्रेशर रहेगा, चिनअप्स वगैरह, चिनअप्स। स्ट्रेट रहेगा। ठीक है? स्पेलिंग क्या होगा? इसकी भाई वॉल बार डिफाइन करना है। WALL। यस सर आगे बोलिए, बताएं सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट Yes, हेडिंग sir. आती है बच्चों। डिफाइन तो नहीं करना ना ये सब? नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने बिल्कुल आपको जो एग्जाम में आप आंसर लिखेंगे ना, उस तरह का आंसर लिखा है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। एक तो डिफॉर्मेटिव एग्जाम में सुनिए आप मेरी बात को, ये एक डिफॉर्मेटीज नहीं आएगी, कम से कम 2 या 3 या 4 डिफॉर्मेटीज आएंगी एक साथ। उसमें जैसे कॉजेस पूछ लिया और नहीं पूछ, कई बार होता है कि जैसे 2 डिफॉर्मेटीज देके पूरा कॉजेस रेमेडीज और देखो आपने लिखा, आपने बच्चों इधर ध्यान देखना, आपने जैसे लिखा काइफोसिस को डिफाइन किया आपने, ठीक है। उसके बाद लिखे कॉजेस 1 2 3 4 5, प्रिवेंशन 1 2 3 4, फिर रेमेडीज 1 2 3 4 5। तो पूरा एक कंप्लीट ये होता है कि काइफोसिस के अंदर कर लो यार मत। यार प्लीज म्यूट करो। प्लीज भाई हमारी क्लास खराब करो यार। सर वो जब म्यूट कर दो। 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे यार, फिर मत से करो वही है। यार। 5 नंबर हम लोग के पक्के हो जाएंगे भाई, मत करो। देखो सुनो, तो करने पड़ा है। जाके उसको रिमूव कर दीजिए। चाइनीज में सर गाना बजा रहा है सर रिमूव कर दीजिए। वाली नाम का पागल। सर आप उसको प्लीज नहीं, मैं रिमूव कर रिमूव दीजिए। सर आप एक बच्चे को को होस्ट बना दो सर। अरे मान जाओ यार। सर आप एक सर मयंक आहूजा को को होस्ट बना दो सर। भाई क्या मिल रहा है ये करने से? सर ये चाइनीज में जो लिखा गाना है नहीं उसको सुना है remove क्या मैं करो। कभी?
सर चाइनीज देखिए हम काइफोसिस को करते हैं, सबसे पहले अपन ने लिखा डेफिनेशन ऑफ काइफोसिस, उसके बाद आपने लिखे कॉजेस 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपने लिखे कॉजेस के बाद प्रिवेंशन 1 2 3 4 5 एंड देन रेमेडीज 1 2 3 4 5, 3 4 5 जितनी भी है, तो आपका हाफ से ज्यादा पेज तो उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके अंदर 2 डिफॉर्मिटीज का क्वेश्चन है, 2 या 3 डिफॉर्मिटीज पूछे, अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है तो 1 and 1.5 पेज का ही आंसर होता है, तो इतना ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे अब उसके अंदर 5 मार्क्स का जो आंसर है, 5 मार्क्स का आंसर 150 to 200 वर्ड्स का होता है, तो ये आपका कंप्लीट है, इसको आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, ये आपको अलग से कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल आपको एग्जाम के अंदर जिस तरह का आप आंसर लिखेंगे उस तरह का आपको कॉपी में नोट कराया, ठीक है। अब सेकंड आप हेडिंग डाल दीजिए लॉर्डोसिस, सेकंड हेडिंग डाल दीजिए लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस के अंदर फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी, उसकी डेफिनेशन आएगी, बैकबोन एक्सटेंड द फ्रंट साइड, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, उसकी डेफिनेशन आती है। अब उसके बाद अपन लिखेंगे अब इसके अंदर आप लिखिए अब आएगा कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस, कॉजेज लिखिए। लिखिए कॉजेज के अंदर फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट अपना वही रहेगा इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर डाइट। सेकंड लिखिए अनहेल्दी कंडीशंस, improper diet, unhealthy condition, second unhealthy conditions, third लिखिए weakness of the back muscles, weakness of the back muscles, लिखा। नेक्स्ट लिखिए रिकेट्स, रिकेट्स, और लास्ट लिखिए ओवरवेट। लास्ट लिखिए ओवरवेट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अपन ने क्या लिखा था इसके अंदर, इम्प्रॉपर डाइट, सेकंड लिखा अनहेल्दी कंडीशन, थर्ड लिखा वीकनेस ऑफ बैक मसल्स, फिर अपन ने क्या लिखा है रिकेट्स, और फिफ्थ नंबर पे अपन ने लिखा है इसके अंदर ओवरवेट। और एक और लिख लीजिए इसके अंदर इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस, इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस, इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? अब इसके अंदर फर्स्ट लिखे इनसफिशिएंट एक्सरसाइज के बाद अब आप ये आपके कॉजेस कंप्लीट हो गए, उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए प्रिवेंशन ऑफ लॉर्डोसिस,
हेडिंग डाल दीजिए प्रिवेंशन ऑफ लॉर्डोसिस। लिखिए इनसफिशिएंट एक्सरसाइज लिख लिया। और उसके बाद आपने कॉजेस हो गए, फिर आप लिखिए प्रिवेंशन ऑफ लॉर्डोसिस। प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा, जो ये कॉजेज है इनमें से कोई भी 3 या 4 कॉजेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप प्रिवेंशन बना के लिख दीजिए। हो गया प्रिवेंशन ऑफ लॉर्डोसिस। अभी कर लो आप अपोजिट 3 या 4 टॉपिक जो है ना कॉजेज के 3 या 4 पॉइंट को अपोजिट करके लिख लीजिए। लिखा बच्चों? नेक्स्ट उसके बाद आता है रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स। क्या आएगा? रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स। Perform sit-ups regularly. रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे परफॉर्म सिट-अप्स रेगुलरली। सेकंड नंबर पे लिखेंगे toe touching exercise. Toe touching exercise should be performed for at least 10 times. Toe touching exercise should be performed for at least 10 times. Toe touching exercise should be performed for at least 10 times. लिख लिया बच्चों? थर्ड नंबर पे लिखिए परफॉर्म हलासना। परफॉर्म हलासना HALASANA। परफॉर्म हलासना। और एक और लिख लीजिए परफॉर्म पश्चिमोत्तान आसना। PAS मैं लिखा रहा हूं स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने लिखा परफॉर्म हलासना HALASANA, सेकंड लिखिए परफॉर्म पश्चिमोत्तान आसना PASCHIMONTANASANA। PASCHIMONTANASANA पश्चिमोत्तान आसना। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, यस सर, यस सर। सर कॉजेस में क्या बताया आपने? रिकेट्स? यस सर। मुझे पता है रिकेट्स क्या था? रिकेट्स जो ये विटामिन डी की वजह से डिजीज होती है ना। अच्छा, विटामिन सी। बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, बोल देंगे। सर फिर वो ओवरवेट था, उसके बाद रिकेट्स के बाद ओवरवेट ओबेसिटी के अंदर पार्ट इसके अंदर काउंट करते हैं। कायोसिस में एक्सरसाइज विद क्या था? क्या कायोसिस बेटा? रेमेडीज का आखिरी पॉइंट कायोसिस का एक्सरसाइज विद वॉल बार WALLBAR
Sir, don't सर हैंगिंग ऑन रॉड। ओके एनर्जी आ गया आप सबके अंदर है? सर वो रिकेट्स की एक बार स्पेलिंग बोल देंगे प्लीज? RICKETS। इससे पहले नाम नहीं सुना था क्या रिकेट्स का? अरे रैकेट्स होता है वैसे ही आई लगा टाइम हो गया। थैंक यू। बच्चों अनम्यूट सुनो, यस आप सबको अनम्यूट Yes, sir. कराया मैंने। अगर कोई टूटा हो, कोई बच्चा नहीं लिख पाया हो तो वो अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपको इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना बच्चों, एक मिनट सुनिए सर, म्यूट कर दो सबको। मैं वहां पर म्यूट कर दूंगा। किसी देखिए ने सर, ये स्पीकर डेल खोल को रखा है निकाल दो, सर, सर। स्पीकर खोल रखा है किसी ने। मैं डेल को आपको निकाल एक चीज बताता हूं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉजेज और रेमेडीज, ये एक ऐसे है कि ये आपके पॉइंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप रेमेडीज और सर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सर किसी एक को अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दो। यस देखिए, अगर आपके कॉजेज हमेशा प्रॉपर होने चाहिए कि क्या कॉजेज आप दे रहे हैं, आपके क्या रीजन है, वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके अंदर ये नहीं कोई भी मन करा आपने लिख दिया। और रेमेडीज और करेक्टिव मेजर्स के अंदर ये नहीं आपने उसके अंदर भाई लिख दिया। एक तो जब कुछ भी आपको लर्न ही नहीं हो रहा तो आप चलो वहां लिख दिया आपने रेगुलर एक्सरसाइजेस, वो भी चलो ठीक है, ठीक है, पर आप जब अपन उसको लिख रहे तो बिल्कुल परफेक्शन से लिखिए। जैसे परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली, सिटअप इज द रेमेडिकल पार्ट। toe touching exercise should be performed for at least 10 times. This is a perfect exercise for remedy the lordosis. Perform halasana, perform paschimottanasana. इसके अंदर आप ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे भाई, जैसे इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से आपने कुछ भी लिख दिया। ऐसे रेमेडीज एंड करेक्टिव मेजर्स हमेशा प्रॉपर रखने हैं आपको, और आपके कॉजेज हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। कॉजेज के अंदर हाँ ये एक तो पॉइंट चले जाते हैं, जैसे इम्बैलेंस डाइट है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है, अनसफिशिएंट एक्सरसाइजेज है, अनहेल्दी कंडीशन है, ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है, इनको कॉमन पॉइंट है, इनको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। पर जैसे मेनली जो मैंने आपको बताया करेक्टिव मेजर्स बिल्कुल आपको प्रॉपर लिखना है। इसके अंदर आप सोचो कि भाई मैंने करेक्टिव मेजर्स क्या लिखे, फिर मेरे मार्क्स कट गए, और आपको आंसर बिल्कुल इसी तरह से देना है जो मैंने आज आपको बताया। फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखेंगे, अब जैसे लॉर्डोसिस पढ़ा तो लॉर्डोसिस की डेफिनेशन ऑफ लॉर्डोसिस, कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस 1 2 3 4 5, प्रिवेंशन ऑफ कॉजोसिस 1 2 3 4 5 एंड रेमेडीज एंड लॉर्डोसिस। तो आपने उसको इस तरह से कर दिया कि आपका आंसर वो प्रॉपर हो गया। अब आपको इसके अलावा कोई उसको अंदर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना आपसे ये है, कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपका स्काइलोसिस, फ्लैट फुट, नॉकनी, बॉल एक्स एंड डाउन शोल्डर, 5 डिफॉर्मिटीज मेरे को लिखानी है आपको, और वुमेन इन स्पोर्ट्स का जो है रीजन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये आपको मेरे को इसको कंप्लीट कराना है। वो कल की क्लास के अंदर करेंगे। अभी की क्लास के अंदर आज इतना ही बहुत है, जितना मैंने कराया है। इसके अंदर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर लें।